हिंडन रवीश इसलिए गए क्योंकि हिंडनबर्ग में हिंडन शब्द है। ऐसे ही लोग गुलाब जामुन में गुलाब और जामुन खोजते हुए पाए जाते हैं। नए नए यूट्यूबरी में आए रवीश कंटेंट की कमी से जूझते हुए कल को ग्रेटा थनबर्ग पर रिपोर्ट करने के लिए पास की गैया के थन में न लटक जाए, क्योंकि थनबर्ग में भी थन है और गाय के भी थन होते हैं। रवीश के दर्शक भी तो उसी के स्तर के होंगे जिन्हें यह लगता होगा कि रवीश जी की सांस से गुलाब जब का वाष्पीकरण होकर निकलता है और वो हवा में घुल जाती है, और रवीश जी जब बोलते हैं तो मुंह में थूक की बूंदों की जगह फैक्ट के बलगम पड़े होते हैं। वही बलगम रवीश के दर्शक पूरी देह पर पोतकर नृत्य कर रहे होते हैं कि देखो वे, और कोई एंकर सोच भी सकता था कि बगल में हिंडन है और हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की कंपनी है, तो वहां जाकर रिपोर्टिंग की जाए। ये रवीश का दिमाग है। बाइडन ने जून में भारत को आमंत्रित किया है। मिस्र ने अदानी को स्वेज कैनाल में कार्य के लिए हर संभव सहायता की बात की है। इजराइल का हाइफा पोर्ट का आप जानते ही हैं। भारत पूरे विश्व में आर्थिक रूप से बढ़ रहा है। पिछले 7-8 दिन में $8 बिलियन फॉरेक्स भारत में आया है। एप्पल जैसी कंपनियां निवेश के लिए योजनाएं बना रही है। विदेशों के राजनयिक भारत के बारे में सकारात्मक बातें कर रहे हैं, और रवीश को लगता है कि भारत की साख दांव पर लगी हुई है। जिस व्यक्ति की स्वयं की कोई साख ना हो, वह एक राष्ट्र के साख के दांव पर लगने की बात करता है, तो वह वैसा ही प्रतीत होता है जैसा मियां खलीफा बॉलीवुड के गानों की नग्नता के कारण यह कहे कि हिंदी फिल्म उद्योग की साख दांव पर लग गई। आज भी प्रणय रॉय की चरण वंदना करता रहता है। वही प्रणय रॉय जिस पर सैकड़ों करोड़ की आय छुपाने के कारण ITAT ने पेनल्टी लगाई है 234 करोड़ रुपए की। वही प्रणय रॉय जिसकी कंपनी ने 32 शेल कंपनियां बनाकर ब्लैक मनी को व्हाइट करने का उपक्रम किया है। और ये रवीश उस समय वही था। क्या इसने एक पोस्ट लिखा? 600 से अधिक करोड़ों का वो घपला था। क्या इसने एक प्राइम टाइम किया था? और आज यह व्यक्ति राष्ट्र के साख को दांव पर लगाने की बात कर रहा है। मई 2004 से मई 2010 तक 32 शेल कंपनियां बनाई गई और पैसों को यूके, मलेशिया, दुबई, मॉरिशस जैसे टैक्स हेवन्स के माध्यम से भारत लाया गया। इस पर कब रवीश जी लोटा लेकर यमुना किनारे गए थे? तुम अब साख की बात करोगे, बिके हुए इंसान। यूट्यूबर रवीश जी यूट्यूबरी करते करते हिंडन नदी में पहुंच गए। वहां से अपने चाचा एंडरसन को आवाज देने लगे। वो नहीं आया, जबकि मोनिका तो बार बार कहती थी कि देखो देखो वो आ गया। मोनिका, फिर क्यों नहीं आया एंडरसन? रवीश जी माथे पर हाथ रखकर उस स्त्री की प्रतिमूर्ति बन गए जो पोस्टरों पर रेलगाड़ी के धुएं छोड़ते इंजन के बैकग्राउंड के साथ पेड़ के नीचे तुम कब आओगे इसका भाव लिए बैठी हुई दिखती है। देखो देखो वो आ गया। रवीश को लगा कि हिंडन नदी में हिंडनबर्ग के एंडरसन को खोजते हुए भीतर से एंडरसन बाहर निकलेगा और कहेगा, ए राजा 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 करेजा में समाजा, उठाई तनी कोरा भेटाई खूबे माजा, बहिया में कस के सैया मारे ला कचा कच कच कच। हिंडन रवीश इसलिए गए क्योंकि हिंडनबर्ग में हिंडन शब्द है। ऐसे ही लोग गुलाब जामुन में गुलाब और जामुन खोजते हुए पाए जाते हैं। नए नए यूट्यूबरी में आए रवीश कंटेंट की कमी से जूझते हुए कल को ग्रेटा थनबर्ग पर रिपोर्ट करने के लिए पास की गैया के थन में न लटक जाए, क्योंकि थनबर्ग में भी थन है और गाय के भी थन होते हैं। बड़े लोगों की सारी बातें सबको समझ में नहीं आती। रवीश जी हिंडन गए हैं क्योंकि हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट छापी जिसका मालिक एंडरसन है और रिपोर्ट अडानी पर है। एक संकेत मैं करता हूं, इन चारों शब्दों में ADAN और I है। शास्त्र सम्मत व्याख्या यही है कि गुप्त रहस्य तो इसी से प्रकट हो जाता है। छोटी बुद्धि वालों को यह बात समझ में नहीं आएगी। यह बात केवल रवीश को समझ में आएगी और उनके एडिटर को, जो मेरे चैनल का फॉर्मेट लगातार कॉपी कर रहे हैं। शर्म कर लो बे यूट्यूबर, ये सब शोभा देता है क्या? अगर आप चाहते हैं कि रवीश को बढ़िया एडिटर मिले तो उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर 10, 100, 50 जो भी भेजेंगे, मैं रवीश के लिए एडिटर की खोज में लगा दूंगा। रवीश जी बार बार इंग्लिश में भी बोल रहे हैं, फिर भी नहीं आया एंडरसन। उसका एक कारण तो यह भी हो सकता है कि जो व्यक्ति स्वयं का नाम रवीश की जगह रविश बोलता हो, उसकी अंग्रेजी सुनकर एंडरसन कहाँ से आएगा? कहीं परिचय देते समय एंडरसन की जगह अंडरवेयर सन न बोल दे, और जब सामने वाला कहे एंडरसन होता है तो रवीश कहे सही पकड़े हैं। रवीश ने एंडरसन का क्या पकड़ा है वो भी इस रिपोर्ट में दिख ही जाता है। मैंने रिपोर्ट देखी, मस्तिष्क पर बल दिया कि कुछ समझ में आ जाए, पर मस्तिष्क बारंबार एक ही इमेज मन में बनाए जा रहा था। अरे भाई, कहना क्या चाहते हो .jpeg। रवीश की स्थिति ऐसी हो गई है कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि जिस कुएं में वो अभी तक था और उसके हाथ के रेंज में सब कुछ होते थे,
अचानक से सड़क पर आकर अकेले में सब मैनेज करना पड़े तो कैसा लगता है। अदानी से आरंभ होकर हिंडनबर्ग के दफ्तर में मैं गया और मैं सतयुग से यहीं पर पड़ा हूं, इसका कोई गूढ़ार्थ नहीं है। ये एक वैसे दुखी लौंडे की मनोस्थिति है जिसे लड़की ने कह दिया घर वाले नहीं मानेंगे, और वो फेसबुक पर उस लड़की के चरित्र पर रोज 8 पोस्ट लिख रहा है। यहाँ वो लड़की अदानी है जिसने एनडीटीवी खरीदकर रवीश और उसकी गैंग को बाहर जाने को प्रेरित किया। रवीश चाहते हैं कि एनडीटीवी और अदानी उनके बिछुओं में यह गाए कि तू पागल प्रेमी आवारा, दिल तेरी मोहब्बत का मारा, तुझे पहचान लिया रे, अपना तुझे मान लिया रे। जबकि अडानी और एनडीटीवी आजकल यह गा रहे हैं, आंखों में गुस्सा है, होठों पे गाली है, देखो जरा खुद को समझती है क्या। आदमी यह तय नहीं कर पा रहा है कि वो अदानी की बात करे या हिंडन नदी की। एक शब्द मात्र के श्रुति सम होने पर एक उन्मत्त व्यक्ति ही नदी किनारे जाकर वेयर आर यू चिल्ला सकता है। रवीश को लगा होगा कि मैं तो रवीश हूँ। मुझे देखने वाली मूर्ख जनता ने टीवी को तमराज किल्विस बनाकर यह अंधेरा ही आज के टीवी की तस्वीर है और मुंह पर रंग पोते हुए माइम आर्टिस्ट को बिठाकर उसके समक्ष प्रलाप करने को टीवी की संसार में अनूठा प्रयोग कहकर गर्थइयों नाच नाच सकती है। तो हिंडन तो फिर भी हिंडनबर्ग के आधे से अधिक है ही। रवीश के दर्शक भी तो उसी के स्तर के होंगे जिन्हें यह लगता होगा कि रवीश जी की सांस से गुलाब जब का वाष्पीकरण होकर निकलता है और वो हवा में घुल जाती है, और रवीश जी जब बोलते हैं तो मुंह में थूक की बूंदों की जगह फैक्ट के बलगम पड़े होते हैं। वही बलगम रवीश के दर्शक पूरी देह पर पोतकर नृत्य कर रहे होते हैं कि देखो वे, और कोई एंकर सोच भी सकता था कि बगल में हिंडन है और हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की कंपनी है तो वहां जाकर रिपोर्टिंग की जाए। ये रवीश का दिमाग है। रवीश को लगा होगा कि हिंडन और हिंडनबर्ग इसको जोड़ करके एक रिपोर्ट टाइप का कुछ बना लेगा, लेकिन यहाँ रवीश की सामान्यतः कसी हुई रिपोर्ट की जगह एक बिखरी हुई रिपोर्ट दिखी जिसमें रवीश को लगा कि वो कुछ चमत्कारी बात कर रहा है और ये गजब की युग प्रवर्तनकारी घटना होगी। वस्तुतः हुआ यह कि रवीश न तो हिंडन नदी पर कुछ सही कह पाए न हिंडनबर्ग पर। हिंडन नदी की गंदगी पर रोने वाले रवीश ने गंगा की सफाई पर भी टिप्पणी कर दी इसी रिपोर्ट में, पर एक बार भी वह रिपोर्ट नहीं निकाली जहां केजरीवाल ने 7 सालों से यमुना को साफ करने के लिए अलग अलग 7 डेट दिए और यमुना की हालत हिंडन से भी बुरी है। जब आपके दर्शक ऐसे हों तो आप अपनी मूर्खता और याचना मिश्रित भाव वाले मुख को हिंडन नदी के किनारे एंडरसन वेयर आर यू ये कहकर चिल्लाएंगे और दर्शक कहेंगे आहा आनंद हो गया, कितनी अनुपम बात कह दी है रवीश जी ने। अपने आप को इतना सीरियस ले लेना कि आईटी सेल कह रहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर यकीन नहीं कीजिए क्योंकि रवीश 7 बार दफ्तर में गया। आईटी सेल वालों को तो मैं भी ढूंढ रहा हूं इसे, परंतु रवीश को लगता है कि भगवान महादेव ने जब सृष्टि की रचना की तो ब्रह्मा जी की जगह रवीश को ब्रह्मांड का स्वामी बना दिया और जो भी घटित होता है उसके केंद्र में रवीश है। नाम रवीश है तो इसे लगता है कि सौर परिवार भी इनके नितंबों की परिक्रमा कर रहा है। अदानी और हिंडनबर्ग मामले में रवीश ने सहजता से कह दिया कि सब कह रहे हैं रिपोर्ट पर यकीन न करें, लेकिन कोई यह नहीं कह रहा कि उसके भीतर के आरोप क्या है। रवीश जी आप ही यह बता दीजिए कि आप भी तो 8 दिनों से अहर्निश भौंक ही रहे हैं अदानी पर, लेकिन आपने भी तो उनके द्वारा जारी किए वो प्रत्युत्तर वाली रिपोर्ट में क्या लिखा है वो तो आपने नहीं बताया, आपने पढ़ा भी नहीं होगा। क्या आपने हिंडनबर्ग पर कितने केस चल रहे हैं इस पर कभी चर्चा की? आपके पास क्या कोई आंकड़ा है जो यह साबित करता है कि हिंडनबर्ग का कहना सही है? नहीं है, क्योंकि आपकी फाइनेंस की समझ उसी विकृत वामपंथ के विचारों से प्रेरित है जो किसी भी उद्योगपति को केवल इसलिए डकैत मानता है क्योंकि वो है कॉमरेड 2 रुपया दे दो ना, बीड़ी पीनी है, ये कह करके बीड़ी और लाल चाय पीता है, जबकि अदानी स्वयं तो प्राइवेट जेट में उड़ता ही है, साथ में मोदी को भी उड़ाता रहता है। जो बात मैं कल कह रहा था कि आरोप और अपराध एक दूसरे के पर्याय नहीं है, सोशल मीडिया में उसे ऐसे दिखाया जा रहा है कि किसी पर आरोप लग गया तो उसकी जांच होनी चाहिए। रवीश को लगता है कि एक वैसी कंपनी जो स्वयं के ही राष्ट्र में अमेरिका में वहां की ही किसी कंपनी पर रिपोर्ट नहीं छाप सकती, उसकी रिपोर्ट पर भारत में जांच होनी चाहिए। और केवल जांच नहीं होनी चाहिए, जांच में क्या परिणाम आना चाहिए वह भी रवीश तय करेंगे। अगर हिंडनबर्ग को अडानी जवाब दे दे तो रवीश कहेंगे उसकी बात तो मार्केट नहीं मान रहा, उसके शेयर के प्राइस गिर रहे हैं। जब रिजर्व बैंक कहे कि हम लोन आदि पर दृष्टि रख रहे हैं तो रवीश कहता है कि आपके पास तो डेटा होगा ही, डिटेल मांगने क्या मतलब है।
सेबी स्टेटमेंट दे तो रवीश कहेगा कि मार्केट क्रैश कर रहा है। एसबीआई बोले, एलआईसी बोले, सब पे कहेगा कि उसके शेयर के प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहे। मैंने घूम फिर कर रवीश यहाँ मार्केट को ही सबसे बड़ा जज मान रहे हैं। अगर ऐसा है तो रोंदू रवीश यह बताओ कि जिस क्रेडिट स्विस, सिटी बैंक या अन्य रेटिंग संस्थाओं के साथ स्टॉक मार्केट के नीचे जाने को तुम अडानी के भ्रष्टाचार का पैमाना मान रहे हो और उसे सत्यापित मान रहे हो, वही सारी रेटिंग एजेंसियां, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, स्टॉक मार्केट जब भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर दुनिया से अलग दिखाता है तो क्यों नाचते हो कि इससे क्या होता है, देश में तो बहुत गरीबी है अभी भी। स्टॉक मार्केट देश की बढ़ती आर्थिक शक्ति का पैमाना नहीं है, पर अडानी का शेयर नीचे जा रहा है तो वही अखंड सत्य है और भारत की साख जो है दांव पर लग गई। या तो घोड़ा बोलो या चतुर। आज के समय में 2 मिनट में सारी दोगलई इंटरनेट पर वायरल हो जाती है रवीश। बवासीर प्रायः मलद्वार में प्रकट होता है, परंतु कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनका हर एक रोम छिद्र मलद्वार हो चुका होता है। ऐसे व्यक्ति को तो हर श्वास में पीड़ा होती होगी। जब पीड़ा इतनी तीव्र हो तो व्यक्ति अनर्गल प्रलाप करेगा ही। रवीश की जो स्थिति है, अगर ऐसा ही चलता रहे तो एक दिन वो अडानी ना मिले तो उसके ऑफिस के ऊपर जाकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बोतल फेंक कर भाग जाएगा, या फिर उसको फंसाने के लिए हाथ की नस पर ब्लेड से अडानी लिखकर सो जाएगा ताकि पुलिस अडानी को पकड़ ले। अबे एनडीटीवी से निकल गए, यूट्यूब ठीक से चल ही रहा है तो ये क्या एक सूत्रीय एजेंडा लेकर हिंडन नदी किनारे पहुंच गए हो। काम कर लो यार कुछ ढंग का। वो यह नहीं चाहते कि आप यह समझें कि दुनिया भर में भारत की साख दांव पर लगी हुई है, रवीश कहते हैं। या तो दुनिया इन्होंने अपने दिमाग का नाम रखा हुआ या फिर स्वयं ही लिखकर पढ़ लेते हैं कि साख दांव पर लगी हुई है। बाइडन ने जून में भारत को आमंत्रित किया है। मिस्र ने अदानी को स्वेज कैनाल में कार्य के लिए हर संभव सहायता की बात की है। इजराइल का हाइफा पोर्ट का आप जानते ही हैं। भारत पूरे विश्व में आर्थिक रूप से बढ़ रहा है। पिछले 7-8 दिन में $8 बिलियन फॉरेक्स भारत में आया है। एप्पल जैसी कंपनियां निवेश के लिए योजनाएं बना रही है। विदेशों के राजनयिक भारत के बारे में सकारात्मक बातें कर रहे हैं और रवीश को लगता है कि भारत की साख दांव पर लगी हुई है। जिस व्यक्ति की स्वयं की कोई साख ना हो वह एक राष्ट्र के साख के दांव पर लगने की बात करता है तो वह वैसा ही प्रतीत होता है जैसा मियां खलीफा बॉलीवुड के गानों की नग्नता के कारण यह कहे कि हिंदी फिल्म उद्योग की साख दांव पर लग गई है, या फिर LKFC जुबैर जो है वो किसी के फैक्ट चेक करने की बात करता हो, तब वो ऐसा ही लगता है। मतलब साख की बात वह व्यक्ति कर रहा है जो आज भी प्रणय रॉय की चरण वंदना करता रहता है। वही प्रणय रॉय जिस पर सैकड़ों करोड़ की आय छुपाने के कारण ITAT ने पेनल्टी लगाई है 234 करोड़ रुपए की। वही प्रणय रॉय जिसकी कंपनी ने 32 शेल कंपनियां बनाकर ब्लैक मनी को व्हाइट करने का उपक्रम किया है। और ये रवीश उस समय वही था। क्या इसने एक पोस्ट लिखा? 600 से अधिक करोड़ों का वो घपला था। क्या इसने एक प्राइम टाइम किया था? और आज यह व्यक्ति राष्ट्र के साख को दांव पर लगाने की बात कर रहा है। मई 2004 से मई 2010 तक 32 शेल कंपनियां बनाई गई और पैसों को यूके, मलेशिया, दुबई, मॉरिशस जैसे टैक्स हेवन्स के माध्यम से भारत लाया गया। इस पर कब रवीश जी लोटा लेकर यमुना किनारे गए थे? तुम अब साख की बात करोगे, बिके हुए इंसान। रवीश उसके बाद वैसे ट्वीट्स निकाल कर ले आया जो किसी गौरव प्रधान नाम के व्यक्ति ने उसके विरोध में लिखा और फिर कई 10 से 20 फॉलोअर वाले हैंडल्स ने उसी बात को प्रचारित किया। रवीश बगल में लगाया जा रहा है, हमारे वाले शो के फॉर्मेट पे उसका भी है। रवीश आगे यह कहता है कि जो लोग इनकी बातों पर विश्वास कर रहे हैं वो मूर्ख हो चुके हैं। रवीश जी, आप ही के तर्क के अनुसार जहां आप बार बार यह चिल्ला रहे हैं कि हिंडनबर्ग ने कह दिया है कि भ्रष्टाचार है तो जांच क्यों नहीं हो रही, तो फिर आप पर भी जो आरोप लगे हैं कि आप 7 बार गए हैं हिंडनबर्ग के दफ्तर में न्यूयॉर्क दौरे के दौरान, तो उसकी जांच की मांग करने पर आप इतने उद्विग्न क्यों हो रहे हैं? जब आरोप लगना मात्र ही अपराध का द्योतक है तो फिर यह तर्क केवल अडानी पर ही क्यों लागू हो, आप पर क्यों नहीं? अगर मैं इस तरह की नौटंकी पर नदी किनारे जाकर रिपोर्ट बनाने लगूं तब तो भारत में नदियों की कमी पड़ जाएगी। ट्विटर पर हर तरह के लोग हैं। कुछ को लगता है मैं सपा का एजेंट हूं। रवीश के दर्शकों को लगता है कि अमित शाह मुझे पर्सनली पैसे देने आते हैं। इस वीडियो को देखकर कोई कह देगा कि अडानी के PR एजेंसी ने मुझे यह वीडियो बनाने के लिए पैसे दिए हैं, तो अब मैं लोटा लेकर निकल लूं किसी नदी के किनारे। अबे दिल जले आशिक, अपने स्थान विशेष में स्वयं पेट्रोल लगाकर नाचना बंद करो कि देखिए मेरा पिछवाड़ा जलाने का प्रयास किया जा रहा है।
जितना हास्यास्पद तुम्हारे 7 बार हिंडनबर्ग के दफ्तर जाने की बात है, उससे कहीं अधिक हास्यास्पद यह है कि नए नए यूट्यूबर बने हुए तुम्हें हर सुबह उठकर लगता है कि आज कुछ नया विचित्र कर दूंगा मैं, अनोखा एकदम, पत्रकारिता की दुनिया में न भूतो न भविष्यति। यह पूरी रिपोर्ट ऐसी लग रही है कि ना तो कोई तैयारी की गई ही, ना कोई साक्ष्य है, ना कोई आंकड़े हैं। बस हिंडनबर्ग को सुनकर मन में विचार आया कि हिंडनबर्ग में हिंडन है और मैं रवीश कुमार हूं, तो नदी किनारे जाकर बिना लौटा के बैठ जाऊंगा, लोग तो देखेंगे ही, और लोग देख रहे हैं। इस 21 मिनट की रिपोर्ट में न तो कटाक्ष है न व्यंग है, जो कि रवीश उत्पन्न करने की चेष्टा कर रहा था। यहां केवल हास्य उत्पन्न होता है, वह भी कंटेंट पर नहीं, रवीश की नौटंकी पर कि क्या यह व्यक्ति विक्षिप्त तो नहीं हो गया। बहुत लोगों के मन में करुणा का भी भाव आ रहा है कि क्या से क्या हो गया एनडीटीवी तेरे प्यार में। अगर आप चाहते हैं कि यही आनंद भारत के सर्व समाज को अत्यधिक मिलता रहे तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए और हमारी जितनी सहायता कर सकते हैं अवश्य कीजिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।